नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पारित। राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने पीठासीन के तौर पर पहली बार की सदन की कार्यवाही संचालित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा आपका अनुभव और मार्गदर्शन उच्च सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में होगा सहायक। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। सीईओ दफ्तर के बाहर दिखा राजनीतिक टकराव। तृणमूल समर्थक बीएलओ ने की नारेबाजी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ तक एनआईए, एटीएस और राज्य पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। वहीं कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। और नवंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन में दिखी तेजी। कुल जीएसटी राजस्व 1,70,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। पिछले साल के मुकाबले 0.70% की रही वृद्धि। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधित हुआ। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को भी 2 बार स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच ही आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए गए। आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पेश किया। मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक भी आज सदन में पेश किया गया। विपक्षी दलों द्वारा हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 12:15 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से रचनात्मक भागीदारी निभाते हुए सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील भी की। 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, लेकिन हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो सकी। हंगामे के बीच मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया और लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। यह विधेयक 7 अक्टूबर 2025 को लागू किए गए अध्यादेश की जगह लेगा। मणिपुर विधानसभा निलंबित होने के कारण ये बदलाव अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था। सदन में विपक्षी सदस्य कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी की। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक सदन में पेश करते हुए कहा कि इन जीएसटी सुधारों से मणिपुर के लोगों को फायदा होगा। साथ ही कहा कि छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों सहित सभी के लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा। For providing certainty to taxpayers and enhance the ease of compliance and the ease of living for taxpayers and businesses. It is important, therefore, sir, that these amendments are carried out in the Manipur State GST Act as well, so that taxpayers in Manipur also benefit from these changes. केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर खत्म होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कुल कर भार सामान बनाए रखने के लिए लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों की भारी नारेबाजी के बीच ये विधेयक पेश किए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 के तहत
सिगरेट सहित अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, जो तंबाकू पर लगाए जा रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पान मसाला पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इसके तहत उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर भी उपकर लगाया जाएगा जिनके माध्यम से उक्त वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28% जीएसटी लागू है और इसके साथ ही अलग अलग दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर भी वसूला जाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर पूर्व सभापति के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही बेवजह सदन की कार्यवाही को बाधित करने को लेकर भी विपक्ष को घेरा। ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है, और आज आप यहां ध्यान देने का काम करते हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से सीईओ कार्यालय में मुलाकात की। मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जब बाहर निकला, उसी दौरान टीएमसी समर्थक बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी के मंच से सीईओ कार्यालय के सामने पहुंच गए। उन्होंने वहां लगे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायकों पर अभद्र टिप्पणी की। इस सब के बीच वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इससे पहले पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुई घटना के बाद सीईओ कार्यालय के बाहर आज सुबह सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इस मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर एसआईआर के विरोध का आरोप लगाया। ये विरोध पिछले 7 दिन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफिस का खिलाफ ये लोग कर रहा है और ये बिना इजाजत लेकर ही ये कर रहा है। ये सब टीएमसी का गुंस है, ये कोई बीएलओ नहीं है। आप लोग को एंट्री नहीं दिया ममता की पुलिस, डीसी सेंट्रल, खुद सीओ साहब को उतरना पड़ा। किस तरीके से मीडिया का साथ व्यवहार ममता की पुलिस किया, अब देख लिया। हम लोग को ये सब आदत है, फलता में जो हम लोग ये लोग को सही पहचानता है। चुनाव आने वाला है, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ये लोग को उखाड़ के फेंकेगी। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र प्रवासियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रवासियों की ओर से एक एनजीओ द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र अल्पसंख्यकों के आवेदन अब भी लंबित हैं। ऐसे में मतदाता सूची के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा है। याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि उत्पीड़ित अल्पसंख्यक के तौर पर 2014 से पहले बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, ईसाइयों को अभी तक सीएए के तहत नागरिकता नहीं मिल पाई है। वहीं सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि केवल इस आधार पर मामलों को नहीं बांट सकते कि आवेदन करने वाला जैन या बौद्ध है। सर्वोच्च अदालत सीएए के तहत डीम्ड सिटीजनशिप के आधार पर आगामी 9 दिसंबर को अन्य मामलों के साथ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को गंभीर मानते हुए इनकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दे दी है।
कोर्ट ने कहा कि देश भर में हो रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच अब सिर्फ सीबीआई करेगी। अगर ऐसे फर्जी स्कैम के लिए खोले गए बैंक अकाउंट में किसी बैंक कर्मचारी की भूमिका मिलती है तो सीबीआई उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा और उन सभी राज्यों से कहा है जिन्होंने सीबीआई को जांच की अनुमति नहीं दी है कि वो डिजिटल अरेस्ट केसों की जांच के लिए मंजूरी दें ताकि देश भर में एक साथ जांच हो सके। कोर्ट ने सीबीआई को यह भी निर्देश दिया कि अगर स्कैम चलाने वाले आरोपी भारत के बाहर से काम कर रहे हों तो उन्हें पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाए। आईटी से जुड़े सभी संस्थानों को सीबीआई को सहयोग करने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने मोबाइल सिम जारी करने से जुड़ी गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन धोखाधड़ी के लगातार बढ़ते मामलों पर खुद संज्ञान लेते हुए ये सुनवाई शुरू की है। वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तारीख बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई वक्फ का केयरटेकर 6 दिसंबर की डेडलाइन तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है तो वो ट्रिब्यूनल के सामने देरी की वजह बताकर एक्सटेंशन ले सकता है। लेकिन याचिकाकर्ता नए वक्फ कानून में दी गई समय सीमा को ही बदलवाना चाहते हैं। ये मांग सही नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब तारीख बढ़ाने के लिए प्रभावित पक्ष ट्रिब्यूनल जा सकता है तो मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि लाखों केयरटेकर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं लेकिन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों के चलते दिक्कत आ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक पोर्टल काम कर रहा है लेकिन आप इसमें गड़बड़ी बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको इसके समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने चाहिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण 19 चल रहा है। पहले हफ्ते में दोनों सेनाओं ने आतंकी खतरों से निपटने की ट्रेनिंग, जंगल और ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई की संयुक्त ट्रेनिंग की। जवानों ने फील्ड क्राफ्ट, काफिले की सुरक्षा, सर्च ऑपरेशन, जंगल सर्वाइवल, रॉक क्राफ्ट और जंगल फायरिंग जैसी ड्रिल्स की। इस अभ्यास में आधुनिक तकनीक जैसे ISR ड्रोन, अनमैन्ड लॉजिस्टिक व्हीकल्स और निगरानी सेंसर का भी इस्तेमाल हुआ। इससे मुश्किल इलाकों में ऑपरेशन करने की क्षमता और बेहतर हुई। अकादमिक सत्र में भी UN मिशन और ऑपरेशन खुखरी जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले और मुंबई में 12 स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की जा रही है, जहां ट्रस्ट और उससे जुड़े व्यक्तियों की जांच की जा रही है। ये कार्रवाई एक FIR और चार्जशीट के आधार पर की जा रही है, जिसे 11 अप्रैल 2025 को अक्वलकोवा पुलिस स्टेशन ने दर्ज किया था। जांच में ये सामने आया है कि जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट विदेशी चंदा प्राप्त करने के मामले में संलिप्त है। गृह मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2024 को जारी आदेश में कहा गया कि ट्रस्ट का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इसके तहत ट्रस्ट को विदेशी फंडिंग की अनुमति नहीं दी गई थी और ये पाया गया कि ट्रस्ट गैर FCRA रजिस्टर्ड NGO को विदेशी फंड भेज रहा था, जो कि कानून के खिलाफ है। दिल्ली की एक अदालत ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को लाल किले के पास कार विस्फोट मामले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 15 दिसंबर तक हिरासत में रखने का आदेश दिया। सिद्दीकी को पहले 19 नवंबर को 13 दिन के लिए ED कस्टडी में भेजा गया था। आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने UGC और NAAC मान्यता के बारे में छात्रों को गुमराह किया। ED के अनुसार 2018 से 2025 के बीच यूनिवर्सिटी ने 415 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए, जबकि वित्तीय रिकॉर्ड असली संपत्तियों से मेल नहीं खाते। ED ने बताया कि छात्रों की फीस और जनता से जुटाई गई रकम का निजी इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही सिद्दीकी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट और उससे जुड़े संस्थानों पर पूरा नियंत्रण रखते थे। गिरफ्तारी के दिन दिल्ली NCR के 19 ठिकानों पर तलाशी में करीब 48 लाख रुपए नकद बरामद हुए।
अब मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी, जब उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त होगी। खबरें अभी और भी हैं, पहले एक छोटा सा ब्रेक। भारत की तरक्की की असली ताकत उसके श्रमिक, जिनकी मेहनत को मिल रही है पहचान, जिसके वो हमेशा से थे हकदार, क्योंकि मोदी सरकार की गारंटी है हर श्रमिक का सम्मान। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन और युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का भरोसा। महिलाओं को समान अवसर और समान वेतन, क्योंकि काम का मोल काबिलियत से होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को सिर्फ 1 साल पर ग्रेच्युटी यानी मेहनत का हक बिना इंतजार। 40 वर्ष से अधिक की आयु के श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब हर परिवार आश्वस्त। ये है लेबर रिफॉर्म्स। तो आइए मिलकर बनाएं श्रमिक सम्मान से आत्मनिर्भर भारत। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद से अयोध्या नगरी श्री राम की भक्ति में झूम रही है। आइए एक बार फिर अनुभव करें उस ऐतिहासिक पल का। अयोध्या नगरी आज एक बार फिर इतिहास के स्वर्णिम अध्याय की साक्षी बनी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवा ध्वजारोहण विधि विधान से संपन्न हुआ। शंखनाद, मंत्रोच्चार और जय श्री राम के साथ भक्ति और उत्साह से गूंजती पूरी अयोध्या। यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, विश्वास और आस्था का गौरवपूर्ण उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में देश के सांस्कृतिक इतिहास का एक अद्वितीय अध्याय भी जुड़ा है। सप्त मंदिर परिसर, जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा और सामाजिक समरसता का भव्य प्रतीक है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सप्त मंदिर में उन महान विभूतियों को स्थान दिया गया है जो केवल भगवान राम की कथा से सिर्फ जुड़े नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, समानता और एकता के जीवंत संदेश वाहक रहे। यही समावेशी सोच ही राम राज्य की असली आत्मा है और यही समावेशी नीति आज प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का भी मूल मंत्र है। हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने समाज के वंचित वर्ग से उठकर विश्व का सबसे महान ग्रंथ रामायण रचा। उन्होंने सिद्ध किया कि ज्ञान जन्म से नहीं, साधना से मिलता है। महर्षि वशिष्ठ धर्म, नीति और संतुलन के मार्गदर्शक, जिन्होंने श्री राम को आदर्श शासन और न्याय का मूल मंत्र दिया। महर्षि विश्वामित्र ऐशो आराम त्याग कर राजा से महर्षि बने। उन्होंने प्रेरणा दी कि तप और संकल्प से असंभव भी संभव होता है। भगवान श्री राम का मार्गदर्शन करने वाले महर्षि अगस्त्य
उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक धारा को जोड़ने वाले समरसता और संतुलन के सेतु। निषाद राज सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर मित्रता और समानता का परम उदाहरण हृदय की पवित्रता को सर्वोच्च प्रमाणित किया। माता शबरी प्रेम और भक्ति का अमूल्य संदेश, जिनके जूठे बेर श्री राम ने मां के स्नेह की तरह स्वीकार किए। देवी अहिल्या श्री राम के स्पर्श से उद्धार, यह प्रमाण कि जीवन में दूसरा अवसर सदैव संभव है। यहाँ सप्त मंदिर बने हैं। यहाँ माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहाँ निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहाँ एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान पुनर्स्थापित करने का यज्ञ नहीं है, बल्कि सबके योगदान और सबके सम्मान का इतिहास है। राम मंदिर की यात्रा भी त्याग, तपस्या और संघर्षों के साथ ही सबके साथ, सबके प्रयास और सबके संकल्प से पूरी हुई। यह मंदिर भारत के उस चरित्र का प्रतीक है जहां समरसता, समानता और एकता ही राम राज्य की आत्मा है। राम मंदिर भूतकाल का गौरव, वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य की दिशा बनकर खड़ा है। यह मंदिर कहता है, जब समाज साथ चलता है तो राष्ट्र महान बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण केवल विकास का अभियान नहीं, बल्कि समरसता, समानता और सबके सम्मान का संकल्प है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के सहयोग से सृजन ने दिव्यांग कलाकारों के लिए कला एवं शिल्प कार्यशाला के चौथे संस्करण का आयोजन किया। ये कार्यशाला विश्व दिव्यांग सप्ताह के मौके पर आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने अपनी अभिव्यक्ति, कौशल विकास और विभिन्न कला रूपों का अद्भुत नज़ारा पेश किया। मौके पर केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री सतीश चंद्र दूबे, स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया की अध्यक्षा मल्लिका नड्डा और NGMA के महाप्रबंधक संजीव कुमार गौतम मौजूद रहे। अपने हुनर से दर्शकों की तालियां बटोरते इन बच्चों ने दिखाया कि वे दिव्यांग हैं, लेकिन किसी से कमतर नहीं। मौका था सृजन के चौथे संस्करण के आयोजन का। काफी संख्या में विभिन्न विद्यालयों से जुटे बच्चों ने अपनी कुची का रुतबा दिखाकर अद्भुत पेंटिंग का नजारा दिखाया। बच्चों ने साबित किया कि ये दिव्यांग कलाकार चुनौतियों से सीमित नहीं होते, बल्कि वे अपनी मेहनत और अद्भुत प्रतिभा के साथ हर बाधा से ऊपर उठते हैं। बड़ी अच्छा सोच है, जरूरतमंदों के लिए आगे बढ़ के मदद करना। जिंदगी तो ईश्वर दिए हैं तो सब कुछ जीता है। कोई राष्ट्र के लिए समर्पित रहता है तो कोई समाज के लिए समर्पित रहता है। राष्ट्र के साथ साथ उन लोगों की आवश्यकता है जो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, और उनको जीवन में एक ताकत भरना, एक नया सृजन, एक नया सोच भरना, ये अपने आप में बहुत उत्कृष्ट कार्यक्रम है। दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रही संस्था सृजन ने 2-4 बच्चों से इसकी शुरुआत की थी, जो आज एक कार्यशाला से आगे बढ़कर आंदोलन बन गया है। हमारे दिव्यांगजन जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत के हमारे खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, इनको एक ये अवसर प्रदान हो रहा है कि इनमें जो प्रतिभाएं हैं उसको हम देख सके, समझ सके और एबिलिटीज़ को पहचानते हुए उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। केंद्र सरकार ने दिव्यांग बच्चों को सीखने
अभिव्यक्ति और चमकने के लिए ढेरों मंच दिए हैं। नतीजा है कि इन उपेक्षित बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिले हैं। They are not normal people. They have the amazing talent actually in sports, in the culture, in the painting, in the dance. So definitely our honorable PM is very keen, or he have lot of important plan for the special childrens. और चौथे संस्करण में उत्साही भागीदारी, समृद्ध कलात्मक प्रस्तुतियां और रचनात्मकता का अद्भुत उत्सव देखने को मिला। मौके पर बच्चों को सम्मानित भी किया गया। सृजन की ये कोशिश है कि समाज के अंतिम पायदान के बच्चे जो उपेक्षित हैं, जो दिव्यांग हैं, या कह सकते हैं कि जो कि विशेष हैं, ऐसे बच्चों को भी कला से जोड़कर, संस्कृति से जोड़कर, खेल से जोड़कर उन्हें भी मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए, ताकि वे भी आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सके। थैंक यू। कैमरामैन अनंत कश्यप के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नमस्कार।
हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच मणिपुर माल और सेवा दूसरा संशोधन विधेयक 2025 पारित। राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने पीठासीन के तौर पर पहली बार की सदन की कार्यवाही संचालित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। कहा, आपका अनुभव और मार्गदर्शन उच्च सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में होगा सहायक। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात। सीईओ दफ्तर के बाहर दिखा राजनीतिक टकराव। तृणमूल समर्थक बीएलओ ने की नारेबाजी। सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश से अराजकता की स्थिति। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ तक एनआईए, एटीएस और राज्य पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। और नवंबर में आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर। जीएसटी कलेक्शन में दिखी तेजी। कुल जीएसटी राजस्व 1,70,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। यूपीआई ने फिर रचा इतिहास। 20.47 अरब ट्रांजैक्शन के साथ 32% का वार्षिक उछाल। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधित हुआ। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को भी 2 बार स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच ही आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए गए। आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पेश किया। मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक भी आज सदन में पेश किया गया। विपक्षी दलों द्वारा हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 12:15 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से रचनात्मक भागीदारी निभाते हुए सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील भी की। 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, लेकिन हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो सकी। हंगामे के बीच मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया और लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। यह विधेयक 7 अक्टूबर 2025 को लागू किए गए अध्यादेश की जगह लेगा। मणिपुर विधानसभा निलंबित होने के कारण ये बदलाव अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था। सदन में विपक्षी सदस्य कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी की। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक सदन में पेश करते हुए कहा कि इन जीएसटी सुधारों से मणिपुर के लोगों को फायदा होगा। साथ ही कहा कि छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों सहित सभी के लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा। Were carried out in the Central GST Act for providing certainty to taxpayers and enhance the ease of compliance and the ease of living for taxpayers and businesses. It is important, therefore, sir, that these amendments are carried out in the Manipur State GST Act as well,
so that taxpayers in Manipur also benefit from these changes. केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर खत्म होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कुल कर भार समान बनाए रखने के लिए लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों की भारी नारेबाजी के बीच ये विधेयक पेश किए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 के तहत सिगरेट सहित अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, जो तंबाकू पर लगाए जा रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पान मसाला पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इसके तहत उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर भी उपकर लगाया जाएगा जिनके माध्यम से उक्त वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28% जीएसटी लागू है और इसके साथ ही अलग अलग दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर भी वसूला जाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर पूर्व सभापति के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। साथ ही बेवजह सदन की कार्यवाही को बाधित करने को लेकर भी विपक्ष को घेरा। ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। इससे पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला विश्व कप क्रिकेट और महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की जीत पर हर्ष व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। माननीय सदस्यगण, संपूर्ण देश के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का विषय कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। साथ ही हमारे लिए यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने दिनांक 23 नवंबर 2025 को नेपाल को हराकर पहला T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ फॉर द ब्लाइंड 2025 जीता है। इसी क्रम में आपके साथ साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 24 नवंबर 2025 को चीनी ताइपेई को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीत लिया है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन का बतौर सभापति आज राज्यसभा में पहला दिन है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद किया। Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, who has given a very good facilitation to me by remembering my young days. Honorable Leader of the House Shriman J.P. Nadda ji, Honorable Leader of the Opposition Shriman Mallikarjuna Kharge ji, Honorable Minister of Parliamentary Affairs Shri Kiran Rijiju ji, Honorable Ministers, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha Shriman Harivansh ji,
honorable leaders of various political parties, and honorable members of this August House Rajya Sabha. I am so deeply moved by the wishes, appreciations and encouragement by 33 members of this August House. राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की तारीफ की और कहा कि प्रजातंत्र में उनके योगदान का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। जीवन के बारे में और आपका योगदान जो प्रजातंत्र के लिए और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए और देश के लिए, समाज के लिए रहा है, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह अपने वक्तव्य में कहा। और उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे उपसभापति जी ने भी बहुत सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का वृतांत देते हुए गहराई में प्रजातंत्र में क्या योगदान हुआ है संसद के अंदर, कि आपके नेतृत्व में, आपके अध्यक्षता में यह हाउस प्रजातांत्रिक तरीके से आगे चलेगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। संसद के सत्र से पहले प्रधानमंत्री द्वारा हंगामे को लेकर विपक्ष को दी गई नसीहत का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समर्थन किया है। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए बस बहाना चाहिए। चिराग जी, पीएम ने कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी। कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से विपक्ष ने एक पैटर्न सा बना लिया है कि जब जब सदन चलेगा पहले तो आप क्रिटिसाइज़ कीजिएगा कि भाई इतने कम दिन क्यों हैं, और उसके बाद फिर सत्र को आप चलने नहीं दीजिएगा, आप हंगामा कीजिएगा, ऐसे ऐसे विषयों को लेकर कीजिएगा जिसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं। एसआईआर का विषय है, आप चुनाव आयोग के पास जाइए, इसमें सरकार को घेरने का कोई मतलब नहीं बनता। बट हैविंग सेड इट ऑल, हम लोग हर विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अभी कहा कि निगेटिविटी के बजाय अगर नेशन बिल्डिंग का काम करें तो नए सांसदों को मौका मिलेगा। एब्सोल्युटली। और जो पहली बार के सांसद है, 2014 में जब मैं भी पहली बार आया था, मुझे तकलीफ होती थी एक भी दिन अगर हाउस नहीं चलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझसे मेरा मौका छीना जा रहा है अपनी बातों को रखने का, मेरे क्षेत्र, मेरे प्रदेश से जुड़े विषयों को रखने का। और ऐसे में सोचिए कितने फर्स्ट टाइमर यंग मेंबर पार्लियामेंट्स हैं जो अपने क्षेत्र की बातों को, अपने प्रदेश की बातों को इसी मंच के माध्यम से वो रख सकते हैं। आप उनसे उनका मौका आप छीन रहे हैं, ये गलत है। और मुझे लगता है पूरे विपक्ष की कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि इन विषयों को साथ बैठकर सुलझाएं। सदन को बाधक करने का, सदन को नहीं चलना देना, इसका सलूशन नहीं हो सकता। विपक्ष की ये कलेक्टिव जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सदन चलने के लिए सत्ता पक्ष को आश्वस्त करे, क्योंकि कलेक्टिव जिम्मेदारी के साथ ही सदन का जो कामकाज है वो ठीक तरीके से चल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है, जो बात कही है, वो बिल्कुल सही कही है। ये कहना है चिराग पासवान। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से सीईओ कार्यालय में मुलाकात की। मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जब बाहर निकला, उसी दौरान टीएमसी समर्थक बीएलओ अधिकार रक्षा कमेटी के मंच से सीईओ कार्यालय के सामने पहुंच गए। उन्होंने वहां लगे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायकों पर अभद्र टिप्पणी की। इस सब के बीच वहां अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इससे पहले पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुई घटना के बाद सीईओ कार्यालय के बाहर आज सुबह सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
इस मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर SIR के विरोध का आरोप लगाया। ये विरोध पिछले 7 दिन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफिस का खिलाफ ये लोग कर रहा है और ये बिना इजाजत लेकर ही ये कर रहा है। ये सब TMC का गुन्स है, ये कोई BLO नहीं है। आप लोग को एंट्री नहीं दिया ममता की पुलिस, DC सेंट्रल, खुद CO साहब को उतरना पड़ा। किस तरीके से मीडिया का साथ व्यवहार ममता की पुलिस किया, अब देख लिया। हम लोग को ये सब आदत है, फलता में जो हम लोग ये लोग को सही पहचानता है। चुनाव आने वाला है, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ये लोग को उखाड़ के फेंकेगी। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र प्रवासियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। प्रवासियों की ओर से एक NGO द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र अल्पसंख्यकों के आवेदन अब भी लंबित हैं। ऐसे में मतदाता सूची के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा है। याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि उत्पीड़ित अल्पसंख्यक के तौर पर 2014 से पहले बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, ईसाइयों को अभी तक CAA के तहत नागरिकता नहीं मिल पाई है। वहीं CJI सूर्यकांत ने कहा कि केवल इस आधार पर मामलों को नहीं बांट सकते कि आवेदन करने वाला जैन या बौद्ध है। सर्वोच्च अदालत CAA के तहत डीम्ड सिटीजनशिप के आधार पर आगामी 9 दिसंबर को अन्य मामलों के साथ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को गंभीर मानते हुए इनकी जांच की जिम्मेदारी CBI को दे दी है। कोर्ट ने कहा कि देश भर में हो रहे डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच अब सिर्फ CBI करेगी। अगर ऐसे फर्जी स्कैम के लिए खोले गए बैंक अकाउंट में किसी बैंक कर्मचारी की भूमिका मिलती है तो CBI उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा और उन सभी राज्यों से कहा है कि जिन्होंने CBI को जांच की अनुमति नहीं दी है वो डिजिटल अरेस्ट केसों की जांच के लिए मंजूरी दें ताकि देश भर में एक साथ जांच हो सके। कोर्ट ने CBI को यह भी निर्देश दिया कि अगर स्कैम चलाने वाले आरोपी भारत के बाहर से काम कर रहे हों तो उन्हें पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाए। IT से जुड़े सभी संस्थानों को CBI को सहयोग करने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने मोबाइल सिम जारी करने से जुड़ी गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन धोखाधड़ी के लगातार बढ़ते मामलों पर खुद संज्ञान लेते हुए ये सुनवाई शुरू की है। वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तारीख बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई वक्फ का केयरटेकर 6 दिसंबर की डेडलाइन तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है तो वो ट्राइब्यूनल के सामने देरी की वजह बताकर एक्सटेंशन ले सकता है। लेकिन याचिकाकर्ता नए वक्फ कानून में दी गई समय सीमा को ही बदलवाना चाहते हैं। ये मांग सही नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब तारीख बढ़ाने के लिए प्रभावित पक्ष ट्राइब्यूनल जा सकता है तो मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि लाखों केयरटेकर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं लेकिन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों के चलते दिक्कत आ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक पोर्टल काम कर रहा है लेकिन आप इसमें गड़बड़ी बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको इसके समर्थन में दस्तावेज दाखिल करने चाहिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण 19 चल रहा है। पहले हफ्ते में दोनों सेनाओं ने आतंकी खतरों से निपटने की ट्रेनिंग, जंगल और ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई की संयुक्त ट्रेनिंग की। जवानों ने फील्ड क्राफ्ट, काफिले की सुरक्षा, सर्च ऑपरेशन, जंगल सर्वाइवल,
रॉक क्राफ्ट और जंगल फायरिंग जैसे ड्रिल्स किए। इस अभ्यास में आधुनिक तकनीक जैसे ISR ड्रोन, अनमैन्ड लॉजिस्टिक व्हीकल्स और निगरानी सेंसर का भी इस्तेमाल हुआ। इससे मुश्किल इलाकों में ऑपरेशन करने की क्षमता और बेहतर हुई। अकादमिक सत्र में भी UN मिशन और ऑपरेशन खुखरी जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले और मुंबई में 12 स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की जा रही है, जहां ट्रस्ट और उससे जुड़े व्यक्तियों की जांच की जा रही है। ये कार्रवाई एक FIR और चार्जशीट के आधार पर की जा रही है, जिसे 11 अप्रैल 2025 को अकलकोवा पुलिस स्टेशन ने दर्ज किया था। जांच में ये सामने आया है कि जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम ट्रस्ट विदेशी चंदा प्राप्त करने के मामले में संलिप्त है। गृह मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2024 को जारी आदेश में कहा गया कि ट्रस्ट का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इसके तहत ट्रस्ट को विदेशी फंडिंग की अनुमति नहीं दी गई थी और ये पाया गया कि ट्रस्ट गैर FCRA रजिस्टर्ड NGO को विदेशी फंड भेज रहा था, जो कि कानून के खिलाफ है। एक और छोटा सा ब्रेक। $25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ईडी ने मसाला बॉन्ड मामले में 467 करोड़ रुपए के फेमा के उल्लंघन के तहत केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव KM अब्राहम को भी इसी मामले में नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस फेमा प्रावधानों के तहत ईडी के स्पेशल डायरेक्टर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रजनीश देव बर्मन द्वारा जारी किया गया है। ईडी के अनुसार केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने लंदन और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में जारी मसाला बॉन्ड के जरिए जुटाई गई रकम में से 466 करोड़ 91 लाख रुपए भूमि खरीद पर खर्च किए। ये RBI की 1 जून 2018 की मास्टर डायरेक्शन के तहत प्रतिबंधित था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।